हमारी पड़ताल एक जासूसी मिशन की तरह है। जासूसी मिशन? हाँ, हम उतर रहे हैं एक बच्चे के दिमाग में और हमारा सबसे बड़ा सुराग उसकी गलतियां। अच्छा। हमारे पास जो स्रोत हैं वे सीटीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा की तैयारी के नोट्स हैं, पर ये सिर्फ नोट्स नहीं है, ये एक नक्शा है जो हमें सिखाता है कि सीखने की प्रक्रिया को कैसे देखा जाए। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि शिक्षा जगत में सोच कैसे बदली है और क्यों एक बच्चे की त्रुटि असल में कोई गलती नहीं बल्कि उसके सोचने के तरीके का एक फिंगरप्रिंट है। फिंगरप्रिंट, ये शब्द बहुत सही है, क्योंकि हर बच्चे की गलती, हर बच्चे का सोचने का तरीका अनोखा होता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है, ये एक टीचर के लिए अपने चश्मे का नंबर बदलने जैसा है। अब हम गलतियों को असफलता के काले धब्बों की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी खिड़की के रूप में देख रहे हैं जिससे हमें सीधे बच्चे की विचार प्रक्रिया की एक झलक मिलती है। हाँ, और ये समझ शायद एक साधारण टीचर और एक असाधारण टीचर के बीच का फर्क तय कर सकती है। बिल्कुल। चलिए इस परत को खोलते हैं। हम में से ज्यादातर लोग शायद ऐसे क्लासरूम में पढ़े हैं जहाँ एकदम सन्नाटा होता था, है ना, जहाँ टीचर बोर्ड पर कुछ लिखते थे और हमारा काम था उसे चुपचाप अपनी कॉपी में उतार लेना। हाँ बिल्कुल। श्रोता इसी को पारंपरिक या मतलब पुराना तरीका कहता है। इसमें सीखने का मतलब था रटना, दोहराना। टीचर ज्ञान का केंद्र थे और हम सब बस सुनने वाले। हाँ, उस मॉडल में ज्ञान को एक तरह से एक लिक्विड की तरह माना जाता था जो टीचर के पास है और उसे बच्चे के खाली दिमाग रूपी बर्तन में बस डालना है। खाली बर्तन। हाँ। इसीलिए अगर बच्चे से कोई गलती होती तो इसका मतलब था कि जानकारी ठीक से ट्रांसफर नहीं हुई। इसे सीधे सीधे बच्चे की कमी, उसकी लापरवाही या ध्यान न देने का नतीजा मान लिया जाता था। और उस माहौल का मनोवैज्ञानिक असर क्या होता होगा, मैं तो सोचकर ही डर जाती हूँ। असर बहुत गहरा होता था। डर, गलती करने का डर, सवाल पूछने का डर। मुझे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जहाँ गणित के टीचर एक सवाल पूछते थे और अगर जवाब गलत होता तो सबके सामने डांट पड़ती थी। नतीजा, हम सवाल हल करने की कोशिश करने से ज्यादा सही जवाब को किसी तरह रटने पर ध्यान देते थे। सीखने की जो असल प्रक्रिया थी, जो खोजबीन थी, वो तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती थी। लेकिन अब जैसा कि स्रोत बताता है, एनसीईआरटी और आधुनिक शिक्षा शास्त्र इस खाली बर्तन वाली सोच को पूरी तरह खारिज करते हैं। यहाँ कुछ नए और भारी भरकम शब्द आते हैं। सक्रिय, रचनात्मक, सामाजिक, अर्थपूर्ण। हाँ, ये शब्द जब मैंने इन्हें पहली बार पढ़ा तो लगा कि ये सिर्फ जार्गन है, लेकिन असल में ये पूरी सोच को 180 डिग्री घुमा देते हैं। बिल्कुल, ये शब्द मिलकर एक नई तस्वीर बनाते हैं। ज्ञान का निर्माण, ये वाक्यांश ही सब कुछ कह देता है। बच्चा अब खाली बर्तन नहीं है, बल्कि एक आर्किटेक्ट है। आर्किटेक्ट? हाँ, एक आर्किटेक्ट जो अपने अनुभवों, अपनी बातचीत, अपनी गलतियों की ईंटों से ज्ञान की अपनी एक अनूठी इमारत बना रहा है। अच्छा। और ये इमारत हर बच्चे के लिए थोड़ी अलग होगी, क्योंकि उनकी नींव, उनके अनुभव अलग अलग हैं। फोकस इस बात पर नहीं है कि टीचर ने क्या पढ़ाया, बल्कि इस पर है कि बच्चे ने क्या और कैसे समझा। स्रोत पढ़ते हुए मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये थी कि ये ज्ञान का निर्माण सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसके 4 मजबूत स्तंभ हैं। और जब मैंने उन्हें एक साथ देखा तो पूरी तस्वीर ही साफ हो गई। पहला स्तंभ है रचनावादी दृष्टिकोण, कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू। सुनने में बड़ा भारी लगता है, इसका मतलब क्या है? हाँ, हेवी है, पर कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बेसिकली इसका सीधा सा मतलब है कि ज्ञान कोई बनी बनाई चीज नहीं है जिसे बच्चे को परोस दिया जाए। बच्चा जानकारी को सुनकर या पढ़कर उसे अपने अंदर के अनुभवों और समझ के साथ मिलाता है और फिर अपने लिए ज्ञान का एक नया अर्थ करता है। मतलब वो खुद बनाता है अपनी समझ। एग्जैक्टली, जैसे एक मूर्तिकार पत्थर के एक ही टुकड़े से कई अलग अलग तरह की मूर्तियां बना सकता है, वैसे ही बच्चे एक ही जानकारी से अपनी अपनी समझ बनाते हैं। और ये मूर्ति अकेले में किसी बंद कमरे में नहीं गढ़ी जाती। यहीं पर दूसरा स्तंभ आता है जो कहता है कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, बच्चा अपने दोस्तों से बहस करता है, टीचर से सवाल पूछता है, घर पर आकर अपने माता पिता से बात करता है। क्लास में जब एक बच्चा कोई सवाल पूछता है तो सिर्फ उसे ही जवाब नहीं मिलता, बल्कि बाकी 30 बच्चों के दिमाग में भी एक नई खिड़की खुलती है। सही बात है। ज्ञान का निर्माण आपसी बातचीत और लेन देन से होता है। ये एक टीम स्पोर्ट है, कोई सोलो परफॉर्मेंस नहीं। और तीसरा स्तंभ तो हम सबको पसंद आएगा, अनुभवात्मक अधिगम, मतलब करके सीखना। हाँ, एक्सपीरियंशियल लर्निंग। सिर्फ किताब में ये पढ़ने के बजाय कि पत्तियां हरी क्यों होती हैं,
जब बच्चा असल में बाहर जाकर पत्ती को छूता है, उसे तोड़कर देखता है, शायद उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखता है, तब सीखना सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि उसके पूरे अस्तित्व में उतर जाता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ने से ज्यादा यादगार होता है एक सेब और एक कागज के टुकड़े को एक साथ गिराकर देखना। अनुभव ज्ञान को ठोस और यादगार बना देता है। और जब ये सब होता है, जब बच्चा खुद ज्ञान गढ़ता है, दूसरों से बातचीत करता है और अनुभव से सीखता है, तब चौथा स्तंभ सामने आता है, सार्थक अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। सार्थक अधिगम वो आहा मोमेंट है। आहा मोमेंट। हाँ, ये तब होता है जब नई जानकारी या नया ज्ञान बच्चे के पहले से मौजूद ज्ञान से जुड़ जाता है। ये ऐसा है जैसे किसी पहेली का एक नया टुकड़ा पुरानी पहेली में एकदम फिट हो जाए और तस्वीर पूरी हो जाए। अच्छा। जब बच्चे को समझ आता है कि उसने जो आज गणित में भिन्न मतलब फ्रैक्शन सीखा है, उसका इस्तेमाल वो अपनी चॉकलेट को दोस्तों में बराबर बांटने के लिए कर सकता है, तब सीखना सार्थक हो जाता है। तो ये चारों स्तंभ, रचनावादी, सामाजिक, अनुभवात्मक और सार्थक, ये अलग अलग नहीं है। बिल्कुल नहीं, और इन्हें अलग अलग देखना ही सबसे बड़ी गलती है जो कई बार स्कूल करते हैं। अच्छा। मैंने कई स्कूलों को सिर्फ अनुभवात्मक पर जोर देते देखा है। बच्चों से खूब सारी गतिविधियां कराओ, चार्ट बनवाओ, लेकिन अगर उस गतिविधि के बाद उस पर सामाजिक चर्चा ना हो, बच्चों को ये सोचने का मौका ना मिले कि उन्होंने क्या किया और क्यों किया, तो वो अनुभव कभी सार्थक ज्ञान में नहीं बदलता। ये चारों मिलकर सीखने का एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो अगर सीखना इतना सक्रिय, सामाजिक और रचनात्मक है, जिसमें बच्चा खुद अपनी इमारत बना रहा है, तो इस प्रक्रिया में ठोकर लगना यानी गलतियां होना, ये तो फिर बिल्कुल स्वाभाविक होगा ना। हाँ। चलिए अब इन गलतियों की ही जासूसी करते हैं, जो इस पूरी चर्चा का दिल है। और यही पर सबसे बड़ा वैचारिक बदलाव आता है। पारंपरिक सोच में गलती का मतलब था तुम्हें नहीं आता, बात खत्म। हाँ बिल्कुल। आधुनिक दृष्टिकोण कहता है, वाह, एक गलती, ये एक सुराग है, आओ मिलकर पता लगाएं कि तुम्हारा दिमाग काम कैसे कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा। स्रोत साफ कहता है कि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक, अर्थपूर्ण और आवश्यक हिस्सा हैं। आवश्यक मतलब इनके बिना सीखना अधूरा है। ये बात तो हैरान करने वाली है कि गलतियां जरूरी हैं, लेकिन मेरे मन में ये सवाल उठता है कि बच्चे आखिर ये गलतियां करते ही क्यों हैं? क्या ये सिर्फ लापरवाही है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? इसके पीछे बहुत गहरी और दिलचस्प वजहें हैं, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। एक बड़ा कारण है बच्चे की पहले से बनी कोई गलत धारणा। मतलब? जैसे एक छोटे बच्चे को अनुभव से लगता है कि जो चीज ज्यादा भारी होती है वो जल्दी गिरती है। ये उसकी अपनी एक थियरी है जो उसने दुनिया को देखकर बनाई है। ये गलत है पर अतार्किक नहीं। सही बात है। दूसरा और शायद सबसे आकर्षक कारण है किसी नियम का अधिक सामान्यीकरण कर देना, जिसे अंग्रेजी में ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? स्रोत में भाषा का एक बेहतरीन उदाहरण है। एक बच्चा अंग्रेजी में गो का पास्ट टेंस बनाने के लिए गुड कहता है वेंट की जगह। हाँ, बच्चे करते हैं ऐसा। या हिंदी में मान लीजिए गया की जगह जाया जैसा कुछ कहता है। पारंपरिक नजरिए से देखें तो ये बस एक गलती है, लेकिन अगर हम जासूस बनकर देखें तो एक बहुत बड़ा सुराग है। अरे हाँ, ये तो ये दिखा रहा है कि बच्चे ने भूतकाल मतलब पास्ट टेंस बनाने का नियम पकड़ लिया है। एग्जैक्टली। उसे पता चल गया है कि क्रिया के अंत में ईडी लगाने जैसा कोई नियम होता है। अब वो उस नियम का सम्मान कर रहा है, उसे हर जगह लागू करने की कोशिश कर रहा है। ये जाने बिना कि कुछ अपवाद भी होते हैं, ये तो सक्रिय सोच का प्रमाण है। हाँ, ठीक यही बात है। ये गलती असल में उसकी बढ़ती हुई समझ का सबूत है, असफलता का नहीं। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता। बिल्कुल नहीं। जब हम वयस्क कोई नई भाषा सीखते हैं तो हम भी तो यही करते हैं। हम एक नियम पकड़ते हैं और उसे हर जगह लगाने लगते हैं जब तक कोई हमें अपवाद ना बताए। अगर बच्चे को गुड कहने पर डांटा जाए तो शायद वो नियम इस्तेमाल करने से ही डरने लगे। और गणित का उदाहरण तो और भी दिलचस्प है। मान लीजिए एक बच्चे ने अपनी कॉपी में लिखा 2 + 3 = 6। मेरा पहला रिएक्शन होगा, अरे ये तो गलत है, सही जवाब 5 है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है ना? बिल्कुल नहीं। यहीं से टीचर का असली काम, उसकी जासूसी शुरू होती है। 6, बच्चा 6 तक पहुंचा कैसे? हाँ, ये जानना कि जवाब गलत है काफी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि बच्चा उस गलत जवाब तक पहुंचा कैसे। क्या उसने 2 और 3 को गुणा करने के बारे में सोचा? क्या उसने 2 के बाद 3 और नंबर गिनने के बजाय किसी और पैटर्न का इस्तेमाल किया?
हर गलत जवाब के पीछे एक कहानी होती है। एक कहानी होती है, एक तर्क होता है, चाहे वो हमें गलत ही क्यों न लगे। वो सोचने का रास्ता ही असली सीखने की जगह है। तो ये सब सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन एक क्लासरूम में जहाँ 40 बच्चे हैं, ये असल में दिखता कैसे है? क्या हम एक छोटा सा रोल प्ले करके देख सकते हैं? हाँ, जरूर। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और आप एक छात्र हैं जिसने 2 + 3 = 6 लिखा है। पहले पारंपरिक तरीका अपनाते हैं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। मैंने अपनी कॉपी में 2 + 3 = 6 लिखा है। सख्त आवाज में, राहुल ये क्या लिखा है? 2 और 3 6 होते हैं, तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं पता? चलो इसे 10 बार सही करके लिखो। 2 + 3 = 5। आगे से ध्यान रखना। जी सर। अब देखिए यहाँ क्या हुआ। बच्चे को ये तो पता चल गया कि जवाब गलत है, लेकिन उसे ये नहीं पता चला कि उसकी सोच में गलती कहाँ थी। और साथ में जो शर्मिंदगी और डर पैदा हुआ वो अलग। शायद अगली बार वो कोशिश ही ना करे। ठीक है, अब आधुनिक तरीका अपनाते हैं। आप वही छात्र हैं? ठीक है, कॉपी में 2 + 3 = 6 लिखा है। राहुल, मैंने देखा तुमने 6 लिखा है। ये बहुत दिलचस्प जवाब है। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम 6 तक कैसे पहुंचे? तुमने कैसे सोचा? मैंने 2 के बाद 3 गिना, तो 3 4 5। अरे 5 होता है। मैंने शायद गुणा करने के बारे में सोच लिया था। 2 × 6। बहुत बढ़िया। देखो, तुमने खुद ही अपनी गलती पकड़ ली। और ये भी बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारे दिमाग में जोड़ और गुणा दोनों चल रहे हैं। इसका मतलब है कि तुम दोनों के बारे में सोच रहे हो। चलो अब हम कुछ और सवाल करते हैं ताकि जोड़ और गुणा का फर्क और साफ हो जाए। देखा आपने, यहाँ टीचर ने सिर्फ सही जवाब नहीं बताया। नहीं, उसने बच्चे को अपनी सोच के बारे में सोचने का मौका दिया, जिसे मेटाकॉग्निशन कहते हैं। उसने गलती को एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया। हाँ, उसने बच्चे को जो अस्थायी मदद दी, एक सवाल पूछकर, उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग। ये वैसा ही है जैसे किसी इमारत को बनाते समय मचान लगाया जाता है। ये अस्थायी सहारा है जो तब तक दिया जाता है जब तक बच्चा खुद उस काम को करने में सक्षम न हो जाए। और सबसे जरूरी बात, बच्चे को दंड देने या उसका उपहास करने से बचा गया। ये टीचर की भूमिका को ज्ञान देने वाले से बदलकर मार्गदर्शक या सूत्रधार बना देता है। बिल्कुल, फैसिलिटेटर। टीचर अब ज्ञान का स्रोत नहीं है, बल्कि सीखने के माहौल का निर्माता है। उसका काम है बच्चों को संसाधन देना, उन्हें सोचने के लिए उकसाना, और जब वो अटक जाएं तो उनकी मदद करना। ये बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण लेकिन उतनी ही ज्यादा संतोषजनक भूमिका है। बिल्कुल। अब स्रोत इन विचारों को 2 बड़े मनोवैज्ञानिकों जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों से भी जोड़ता है। इन दोनों बड़े नामों को लेके अक्सर कंफ्यूजन होता है। स्रोत इन्हें गलतियों से कैसे जोड़ता है? हाँ, ये कनेक्शन बहुत महत्वपूर्ण है और दोनों के नजरिए में एक बहुत ही सूक्ष्म और सुंदर फर्क है। अच्छा, इसे ऐसे समझिए, पियाजे के अनुसार त्रुटियां बच्चे की वर्तमान संज्ञानात्मक अवस्था को दर्शाती हैं। उनका मानना था कि बच्चे अलग अलग उम्र में अलग अलग तरह से सोचते हैं। तो अगर एक 5 साल का बच्चा कोई ऐसी गलती कर रहा है जो हमें अतार्किक लगती है, तो पियाजे के अनुसार हो सकता है कि वो अभी उस तरह से तार्किक रूप से सोचने के लिए विकसित ही नहीं हुआ है। मतलब वो उसकी गलती नहीं है? वो उसकी गलती नहीं है, वो उसकी विकास की अवस्था का एक स्वाभाविक प्रतिबिंब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चे से ऐसी उम्मीद करना ही गलत है जो उसके विकास के स्तर से परे हो। गलती बच्चे की नहीं, हमारी उम्मीद की हो सकती है। पियाजे के लिए गलती हमें ये बताती है कि बच्चा अभी कहाँ है। अब वाइगोत्स्की का नजरिया आता है जो थोड़ा अलग है। वाइगोत्स्की के लिए त्रुटियां टीचर को बच्चे के ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को पहचानने में मदद करती हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या है? ये एक फैंसी नाम है, लेकिन इसका मतलब बहुत सरल है। ZPD का मतलब है वो दायरा जहां बच्चा अकेले तो कोई काम नहीं कर सकता, लेकिन किसी अनुभवी व्यक्ति जैसे टीचर की मदद से कर सकता है। अच्छा, तो गलती से टीचर को ये पता चलता है कि बच्चा अभी कहाँ है और उसे सही मदद से कहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। एकदम सही। टीचर गलती देखकर समझ जाता है कि बच्चे को अगले स्तर पर ले जाने के लिए किस तरह के सहारे या स्कैफोल्डिंग की जरूरत है। गलती एक रोड मैप की तरह काम करती है। वाह। ये बताती है कि मदद कहाँ और कैसे करनी है। तो इसे ऐसे सारांशित कर सकते हैं, पियाजे के लिए गलतियां बताती हैं कि बच्चा कहाँ है, और वाइगोत्स्की के लिए गलतियां बताती हैं कि बच्चा कहाँ जा सकता है। और दोनों ही नजरिए में गलती एक बहुत ही कीमती जानकारी है। बिल्कुल।
ये तो कमाल का नजरिया है। तो आज की हमारी इस जासूसी भरी पड़ताल का सार क्या है? मुझे लगता है सबसे बड़ा बदलाव ये है, पहले हम पूछते थे बच्चे ने क्या गलत किया, अब हम पूछते हैं बच्चे ने ऐसा क्यों सोचा। ये एक सवाल का बदलाव नहीं, पूरी सोच का बदलाव है। सीटीईटी परीक्षा के लिए भी मुख्य बातें यही हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, त्रुटियों को सीखने के अवसर के रूप में देखना, रटने पे रोक और शिक्षक की भूमिका एक सूत्रधार के रूप में। जाते जाते एक विचार, ये स्रोत हमें ये समझने में मदद करता है कि बच्चों के सीखने का मूल्यांकन कैसे करें, लेकिन ये हमें अपने यानी वयस्कों के सीखने के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, वो कैसे? जब हम कोई नई चीज सीखते हैं, काम पर कोई नया सॉफ्टवेयर, गाड़ी चलाना या कोई नया हुनर, और हमसे कोई गलती हो जाती है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? शर्मिंदगी, गुस्सा, उसे छिपाने की कोशिश करना। एग्जैक्टली। शायद अगली बार जब हम काम पर कोई गलती करें तो शर्मिंदा होने से पहले एक पल रुककर खुद से वही सवाल पूछे जो हम एक बच्चे से पूछेंगे, मैंने ऐसा क्यों सोचा? हो सकता है हमारे अपने सीखने का सबसे बड़ा आहा मोमेंट उसी जवाब में छिपा हो।